नमस्कार बच्चों, 12th आर्ट्स की ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस पाठ के हमारे अंतिम टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके अर्थ के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और साथ ही साथ विश्व के प्रमुख देश कौन सी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा प्रश्न, लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक प्रश्न इस टॉपिक में से आपको पूछा जा सकता है। तो आइए जुड़ते हैं आज के टॉपिक से और बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। देखिए बच्चों, इस सिद्धांत को विश्व के समक्ष रखने का श्रेय जाता है थॉम्पसन एवं नॉटेस्टीन नामक भूगोलवेताओं को। इन्होंने इस सिद्धांत को हमारे समक्ष रखा, जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या है, इसके अर्थ के बारे में बात करें तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं को जनांकीय संक्रमण के रूप में जाना जाता है। कल हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि के बारे में और ये हमने पाया कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रत्येक जनगणना के बाद एक निश्चित समय, जो भी वहां की जनगणना का समय होता है, उसके बाद वहां की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उस परिवर्तन के बारे में बात करें तो वो जो परिवर्तन है वही परिवर्तन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। विश्व में कई स्थानों पर जनसंख्या वृद्धि होती है, कई जनसंख्या कम हो जाती है। उन सब के बारे में इस जनांकीय संक्रमण के रूप में उसे जाना जाता है। क्या उपयोगिता है, इस सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है? इस सिद्धांत का किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या भविष्य में कैसी होगी, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, भविष्य में उसकी क्या स्थिति होगी, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। देखिए एक छोटे से उदाहरण के बाद हम इसे समझते हैं। जैसे हम कहें किसी क्षेत्र की जनसंख्या अशिक्षित है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण परिवेश में निवास करती है, और यूं कहें कि खेती हर अवस्था में है, यानी कृषि से जुड़ी है, खेती से जुड़ी है। ये उस जनसंख्या की तीन बातों के बारे में बात कर सकते हैं कि अशिक्षित है, ग्रामीण है और खेती हर अवस्था के रूप में है। जब इस जनसंख्या के साथ जनांकीय संक्रमण होगा, जनांकीय संक्रमण, इस जनांकीय संक्रमण का आधार जो है मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों को ही माना जाता है। किसी स्थान की जन्म दर क्या है, किसी स्थान की मृत्यु दर क्या है, इनके आधार पर ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की गणना की जाती है। तो इस स्थान का जनांकीय संक्रमण जब विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा, तो इस जनसंख्या की, जहां हमने बात की है अशिक्षित है, ग्रामीण है और खेती हर अवस्था में है, इसका क्या रूप बन जाएगा, ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी? तो जो अशिक्षित जनसंख्या है वो बदल जाएगी शिक्षित जनसंख्या में। इसके बाद जो ग्रामीण जनसंख्या है वो जनसंख्या बदल जाएगी नगरीय जीवन में, शहरी जीवन में, और उसके बाद जो खेती हर अवस्था है, जो कृषि से जुड़ी हुई है, वो बदल जाएगी औद्योगिकीकरण अवस्था में। औद्योगिकीकरण अवस्था।
तो देखिए, एक स्थान की जनसंख्या किसी समय अशिक्षित, ग्रामीण, खेतीहर अवस्था में है, और जब जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगी तो वो जनसंख्या शिक्षित हो जाएगी, नगरीय अवस्था में बदल जाएगी और औद्योगिकीकरण अवस्था में बदल जाएगी। अब ये जो बदल रही है, ये जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं कितनी है, ये यहां से यहां आने के लिए इस जनसंख्या को कितनी अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं ये 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं के बाद इस जनसंख्या का इस रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो बात करें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं कौन सी है, ये पांचों अवस्थाएं जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों के ऊपर ही निर्भर होगी। जन्म दर और मृत्यु दर से ही ये पांचों अवस्थाएं निर्धारित होगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली अवस्था जो होगी, उस अवस्था में उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी। देखिए, किसी स्थान की जन्म दर भी बहुत ऊंची होगी, यानी वहां जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, बच्चों की संख्या भी ज्यादा होगी, तो मरने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी। ये जो अवस्था होगी, ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम अवस्था है, और इस अवस्था में ये स्थिति रहेगी अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर अवस्था। यानी इस अवस्था को, इस स्थिति को हम प्रथम अवस्था में मान सकते हैं। तो अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर अवस्था जो होगी उसमें उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी। और जो अभी हमने इसका स्वरूप चेंज किया, ये 5 अवस्थाओं में गुजरकर शिक्षित, नगरीय और औद्योगिकीकरण अवस्था में आई। ये 5वीं अवस्था जब आएगी तो उस समय इस क्षेत्र की जन्म दर है वो निम्न हो जाएगी, कम हो जाएगी, निम्न जन्म दर, और मृत्यु दर भी निम्न हो जाएगी, निम्न मृत्यु दर। किसी स्थान की जन्म दर और मृत्यु दर यदि उच्च होगी तो उस स्थान की जनसंख्या जो है अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर अवस्था में रहेगी। लेकिन अगर उसी स्थान की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाएगी तो उस स्थान की जनसंख्या शिक्षित, नगरीय और औद्योगिकीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यानी ये जो 5 अवस्थाएं हैं, इन 5 में से 2 अवस्थाओं के बारे में हमने बात कर ली। ये पहली अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहेगी, और दूसरी अवस्था, ये 5वीं जो अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न रहेगी। अब बाकी बीच की जो 3 अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करें तो नंबर 2 अवस्था जो होगी उसमें क्या स्थितियां रहेगी। नंबर 2 अवस्था में भी जन्म दर जो है वो उच्च रहेगी, उच्च जन्म दर, लेकिन यहां थोड़ा सा मृत्यु दर में परिवर्तन होगा, उच्च लेकिन गिरती हुई मृत्यु दर। देखिए, दूसरी अवस्था जो आएगी उसमें जन्म दर तो उच्च होगी लेकिन मृत्यु दर जो है वो उच्च तो होगी परंतु गिरती हुई अवस्था में होगी। गिरती हुई अवस्था कैसे? जैसे माना कि यहां हम बात करें, यहां मृत्यु दर मान लीजिए 1000 लोगों पर 40 लोगों की मृत्यु हो रही है, तो यहां भी लगभग 40 होगी लेकिन गिरती हुई 38, 37, 35, यानी कम होती जाएगी। मृत्यु जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और क्यों होगी? मृत्यु दर कम होने का मुख्य कारण होता है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी चिकित्सा सुविधाएं इस अवस्था में अच्छी हो सकती है, तभी वहां की मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो दूसरी अवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि जन्म दर तो उच्च होगी लेकिन मृत्यु दर जो है उच्च तो होगी परंतु गिरती हुई होगी, कम होती हुई होगी। तीसरी अवस्था की हम बात करें तो तीसरी अवस्था में जन्म दर तो वही उच्च जन्म दर, लेकिन मृत्यु दर जो होगी
वो मध्यम होगी, मध्यम मृत्यु दर। यानी मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, मध्यम होती जाएगी। यानी ये तीसरी अवस्था हुई जिसमें जन्म लेने वालों की संख्या तो उच्च है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो मध्यम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और पांचवी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो चौथी जो हमारी बची, चौथी अवस्था के बारे में बात करें तो मध्यम जन्म दर, मध्यम जन्म दर। यानी जन्म दर तो मध्यम होगी, लेकिन मृत्यु दर जो है वो निम्न हो जाएगी, निम्न मृत्यु दर। यानी जन्म लेने वालों की संख्या भी कम हो रही है धीरे धीरे, और मरने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। ये चौथी अवस्था होगी। और हमारी पांचवी अवस्था निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो हम ये कह सकते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार 5 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी है? प्रथम अवस्था जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की होती है। दूसरी अवस्था जो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च लेकिन गिरती हुई होती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर मध्यम होती है। चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर होती है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है, कम हो जाती है। और पांचवी और अंतिम अवस्था में निम्न जन्म दर होती है और निम्न ही मृत्यु दर होती है। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं। आइए इससे आगे बात करते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं को इस एक ग्राफ के माध्यम से। देखिए हमने ग्राफ तैयार किया जिसमें 5 अवस्थाएं लिखी हुई है। प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम अवस्था। यहां हमने 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये कॉलम बनाए हैं जो जन्म दर और मृत्यु दर को शो करते हैं प्रति हजार प्रति वर्ष। एक साल में प्रत्येक 1000 लोगों के ऊपर कितनी जन्म दर है और कितनी मृत्यु दर है ये शो करेंगे। यहां जो नीचे वाली लाइन है ये मृत्यु दर को शो करेगी और यहां जो ऊपर की ओर लाइन है ये जन्म दर को शो कर रही है। तो देखिए इस लाइन को देखकर, इस ग्राफ को देखकर हम समझ सकते हैं कहां उच्च जन्म दर कहां निम्न जन्म दर। देखिए प्रथम अवस्था की बात करें, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये यहां विश्व में लगभग 46-47 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष जन्म दर और मृत्यु दर मानी जाती है। तो यहां हम बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, यही है। लेकिन इसके बाद दूसरी अवस्था में बात करें जहां जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर गिरती अवस्था में है। तो देखिए जन्म दर तो ऊपर एक ही है, स्थित है, उच्च जा रही है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो यहां से यहां आ रही है, यानी गिरती हुई है, कम होती जा रही है। तीसरी अवस्था में जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर मध्यम है। ये जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर जो है ये धीरे धीरे कम हो रही है। चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर है, ये देखिए यहां ये मध्यम जन्म दर है और मृत्यु दर निम्न है, ये यहां निम्न हो गई, कम हो गई। और पांचवी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये जन्म दर भी बिल्कुल कम होती जा रही है और ये मृत्यु दर भी बिल्कुल कम होती जा रही है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम बात करें किस अवस्था में कौन से देश हैं और उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बात करें प्रथम अवस्था की जिसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। इस अवस्था में जितने भी देश आएंगे उन सभी देशों में जनसंख्या वृद्धि मंद रहेगी। प्रथम अवस्था में जो देश हैं वहां जनसंख्या वृद्धि मंद होगी, मंद यानी धीरे, कम। अब देखिए क्यों होगी, जितने लोग वहां जन्म ले रहे हैं उतने ही लोगों की वहां मृत्यु हो रही है। तो बढ़ कहां रहा है? नहीं बढ़ रहा है। इसलिए जब जितने लोगों की जन्म हो रहा है उतने ही लोगों की मृत्यु हो रही हो
तो उस समय जनसंख्या वृद्धि होना संभव नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां जनसंख्या वृद्धि मंद होती है। ऐसे कौन कौन से देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप जो है, उस अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश इस श्रेणी में आते हैं जिनमें सूडान, कांगो और घाना देश, ये 3 देश इस प्रथम अवस्था में आते हैं। यहां मैंने लिखा फर्स्ट। इस प्रथम अवस्था में जब जनसंख्या वृद्धि मंद हो रही है तो इस स्थिति में अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, कांगो और घाना देश आ रहे हैं, जहां जनसंख्या ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। स्थिर अवस्था में यह मंद है। कारण क्या है कि वहां उच्च जन्म दर है और उच्च ही मृत्यु दर है। इसके बाद सेकंड अवस्था की बात करें, द्वितीय अवस्था की, तो द्वितीय अवस्था के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि वहां मृत्यु दर जो है उच्च तो है लेकिन गिरती हुई है। और इसका कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने से मृत्यु दर गिरती हुई है। यानी वहां स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं अच्छी होने के कारण मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसमें कौन से देश आएंगे? इसमें भी अफ्रीका महाद्वीप के देश आएंगे। हालांकि ये जो देश हैं कुछ समय पहले प्रथम अवस्था में थे, लेकिन अब दिनों दिन इनमें स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हुई तो इसलिए ये दूसरी अवस्था में आ गए। इसमें अंगोला, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया। ये 3 देश इस दूसरी अवस्था में आते हैं जहां जन्म दर तो ऊंची है लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे गिरती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद बात करें तीसरी अवस्था के बारे में, तो तीसरी अवस्था में हम यहां देखते हैं कि जन्म दर तो उच्च है लेकिन मध्यम मृत्यु दर है। ये तीसरी अवस्था जहां जन्म दर तो ऊंची है लेकिन मृत्यु दर जो है वो मध्यम है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस जो दौर है, तीसरी अवस्था का जो दौर है, इसमें ऊंची जन्म दर के कारण और मध्यम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है। जनसंख्या वृद्धि तीव्र होती है। कारण स्पष्ट है, जन्म दर तो उच्च है, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या तो ज्यादा हो रही है लेकिन मृत्यु दर मध्यम है, कम है। तो इस वजह से जो जन्म लेने वाले लोगों की संख्या है वो दिनों दिन उस जनसंख्या को बढ़ाती हुई चली जाएगी, वृद्धि करती हुई चली जाएगी। तो इस स्थिति में कौन से देश आते हैं? हमारा देश भारत, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों इसी में हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद हमारा एक पड़ोसी देश और नेपाल। ये चारों देश इस तीसरी अवस्था में आते हैं जहां जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है, जिसका कारण है वहां उच्च जन्म दर है लेकिन मध्यम मृत्यु दर है। इसके बाद नंबर 4 पर बात करें तो चौथी स्टेज में मध्यम जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर जो है वो कम हो रही है। ये जन्म दर और ये मृत्यु दर, इस वजह से यहां के जो देश हैं उन देशों के बारे में बात करें। ये देश चौथी अवस्था में कौन कौन से देश आएंगे? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी चौथी अवस्था में आता है।
मलेशिया, थाईलैंड, चीन। देखिए चीन जनसंख्या वृद्धि दिनों दिन भारत से आगे बढ़ रहा है, हालांकि हम इसको कवर कर लेंगे जनसंख्या की दृष्टि से जो आगे जा रहा है, लेकिन चीन जो है चौथी अवस्था में है। यहाँ जन्म दर जो है मध्यम है, और हमारा भारत अभी हमने बात की थी तीसरी अवस्था में है, यहाँ जन्म दर उच्च है। तो भारत की उच्च जन्म दर के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि चीन चौथी अवस्था में है जहां जन्म दर मध्यम है, इसलिए वहां की जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है। चीन के बाद बात करें तो बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश, छोटा सा देश, भारत का पहले हिस्सा था लेकिन चौथी अवस्था में यह देश आता है, क्यूबा और कीनिया। ये सारे के सारे देश इस चौथी अवस्था के देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद बात करें पांचवी अवस्था, जहां जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। तो इस अवस्था के देशों में जनसंख्या कम होने का डर रहता है, जनसंख्या गिरने का डर रहता है, घटने का डर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या घटने का भय रहता है। देखिए जहां जन्म दर भी कम है, जहां मृत्यु दर भी कम है, तो फिर वहां जनसंख्या घटने का डर रहेगा, क्योंकि जन्म भी ज्यादा नहीं हो रहे, मृत्यु भी ज्यादा नहीं हो रही, तो फिर जनसंख्या कम होने का डर वहां हमेशा सताता रहता है। इस श्रेणी में कौन से देश आएंगे? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और इसके साथ साथ हमारे एशिया का एक देश जापान। ये चारों देश इस पांचवी अवस्था में आते हैं। तो बच्चों जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत इस ग्राफ के माध्यम से हमने ये जाना कि इन 5 अवस्थाओं में क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से देश इनमें आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से छोटे प्रश्नों में आपको ये पूछा जा सकता है, बोर्ड परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में आता है। तो हमें याद होना चाहिए कि भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था में आता है, जहां उच्च जन्म दर है और मध्यम मृत्यु दर है। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। इन अवस्थाओं में कौन कौन से देश आते हैं उनको याद रखने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट्स को बनाएंगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का अर्थ, इसकी उपयोगिता, इसकी 5 अवस्थाएं, उन 5 अवस्थाओं की जन्म दर और मृत्यु दर की स्थितियां, और उसके बाद 5 अवस्थाओं में कौन कौन से देश आते हैं उन देशों के नाम अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में नोट करेंगे और अच्छे नोट्स बनाएंगे। आप चाहें तो इस ग्राफ को भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं, जहां नीचे हमने अवस्थाओं के नाम लिखे हैं, यहां हमने जन्म दर और मृत्यु दर प्रति हजार प्रति वर्ष की दृष्टि से इंगित की है, और यहाँ जन्म दर के लिए ऊपर वाली रेखा और मृत्यु दर के लिए नीचे वाली रेखा शो कर रही है, जिसके माध्यम से इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ें, अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।